आज हम करेंगे वेक्टर वाले चैप्टर की पार्ट सेकंड इंट्रोडक्शन। ये जो हमारी लास्ट टाइम रह गई थी उसका आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसे देख लीजिए। तो पार्ट सेकंड में है क्या, बेसिकली इसमें हम सीखते हैं। अब मैं आपको ना दोनों साथ साथ पहले डीसी सिखा देता हूँ। इसमें हमारे पास आता है डीसी का मतलब होता है, या पहले अच्छे से मेंशन करते हैं इसको, डायरेक्शन कोसाइन। आप नोट कर सकते हो अगर साथ साथ कर सको, क्योंकि मैं आप ही के हिसाब से फिर स्लो स्लो लिखता हूँ ताकि ज़्यादातर बच्चे इजीली कैच कर सकें। तो डीसी का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शंस का मतलब स्पेसिफाई है क्या क्या हो सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्यों एक्स वाई एक्सिस है बेसिकली अभी समझा रहा हूँ। बेसिकली हमने ये सीखा था, ये क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शंस में सॉरी ईस्ट और नॉर्थ और वेस्ट और साउथ, ये है। क्या ये भी डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, क्या ये भी डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट, क्या ये भी डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट, ऐसे करके क्या ये भी डायरेक्शन होगी वेस्ट नॉर्थ साउथ साउथ, ऐसे करके। तो बेसिकली हम उसको एक्सेस में रिजोल्व करने लग जाएंगे, क्योंकि हमें अब मैथमेटिकली चीज़ें समझनी है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब है क्या, यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को ऐसे हम 2D पे किसी पेपर पे या स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। इसका मतलब होता है अगर एक ही एक्सिस है, ये जो सी वर्टिकल एक्सिस है ये वाली होगी मेरे पास वाई एक्सिस, और जो इसकी हॉरिजॉन्टल है ये वाली कौन सी होगी, एक्स एक्सिस। और अगर हम एक और ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, ये एक इसमें से बिल्कुल आमने सामने में से निकल रही है जो येलो कलर की है, ये है मेरे पास वाई एक्सिस। ठीक है, आपको सभी को समझ आ रहा है? ठीक है, अब ये तीनों की तीनों एक्सिस हमें समझ आ गई है। ये होती है जेड एक्सिस जो आर पार हो रही है हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकल एक्सिस। समझ आ रहा है आपको सभी को? तो ये जेड एक्सिस थोड़ा सा टफ है समझाना। तो डायरेक्शंस में बात हो रही है जेड एक्सिस। अब हल्का सा बता देता हूँ आपको, अगर एक्स एक्सिस पे बात होगी तो हम लिखेंगे आई कैप। अभी नोट मत करना, जब मैं कहूँगा नोट करना तब नोट कर लेना। और वाई पे लिखेंगे हम जे कैप, और इस पे लिखेंगे हम के कैप। समझ आ रहा है, आई जे के। और कोसाइन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है किसकी बात होगी, कोस ऑफ कोई एंगल होगा, कोई थीटा हो सकता है, कोई अल्फा हो सकता है, कोई ए हो सकता है, कोई बी हो सकता, कुछ भी होगा। समझ आ रहा है अभी आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो बस यही है, इसको बोलते हैं हम डी सी। तो इसको नोट कैसे करते हैं, समझाते कैसे हैं, या इसको अब करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस, और एक लाइन है ये। अब एक कोई भी हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई भी हमारे पास एक वेक्टर, समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई भी एक पी वेक्टर है। उस पी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो हमेशा बनेगा अल्फा। उसी पी वेक्टर का इस वाले वाई एक्सिस के साथ बनेगा, हमेशा बनेगा बीटा। और एक जेड एक्सिस होगी, अगर मैं इसको डॉटेड या अलग कलर से दिखा देता हूँ, और अगर वो जब वाई एक्सिस होगी तो ये है मेरे पास वाई एक्सिस डॉटेड है। तो इसकी वाई एक्सिस के साथ अगर मैं एंगल बनाऊं तो ऐसे, ये कैसे भी बना सकते हो क्योंकि ये 3D में है, ये बीच में से ऐसे पास होके जाएगी और ये वाई है तो उसके साथ बनाना पड़ेगा। ये होएगा अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे आता है मेरे पास गामा। ठीक है, ये आ गई एंगल की बात। और कोस की बात आ गई एंगल की। तो हमने एक चीज़ सीखी है, अगर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए आता है आई कैप, वाई एक्सिस के लिए डायरेक्शन, अब नोट कर सकते हो आप, वाई एक्सिस को डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए आता है हमारे पास जे कैप, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है हमारे पास के कैप। सेम वही, अगर एंगल के बारे में बात हो रही है, एक्स एक्सिस वाई, यहाँ पे एक्सिस के बारे में बात होगी। ठीक है, ये एक्सिस हैं सारी की सारी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे कोई एंगल बन रहा है तो वो कितना होगा मेरे पास, अल्फ़ा। अल्फ़ा के साथ एंगल बनेगा, वाई एक्सिस पे बनेगा तो मेरे पास बीटा, और जेड एक्सिस पे बनेगा मेरे पास गामा। ये आपको अभी याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा है इसमें बट आपको इजीली समझ आ जाएगा। और अगर मेरे पास फिर अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ये अगर जो ये पी था, जो मेरे पास ये जो पी है रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आर स्क्वेयर, जितना भी एक्स एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट होगा, जितना भी मेरे पास वाई एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट होगा, और जितना भी मेरे पास जेड के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर, और आर स्क्वायर। और टेक्निकली यहाँ से आर स्क्वायर था तो आर की वैल्यू अब लिख सकते हैं अंडर रूट में, मैंने ऊपर मेंशन कर दी थी उसको गलती से,
इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये है मेरे पास रिजल्टेंट किसका, जो मेरे को कोई भी पी पॉइंट अलग से, अब ये पी पॉइंट क्यों है, क्या ज़बरदस्ती है मानना, नहीं, आपको क्वेश्चन में वो अपने हिसाब से चेंज करके देगा, तो आपको ये आइडिया होगा कि कोई अदर पॉइंट होगा तो मैं उस पर क्या लूँगा। ठीक है, तो अब इसका लिखते हैं। अब मेरे को डी सी ही मेंशन करनी, ये तो जैसे इनकी रिप्रेजेंटेशन है। अब डी सी इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कोस अल्फ़ा, कोस बीटा। पहले मैं इसको अच्छे से मेंशन करता हूँ। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है, अगर वाई एक्सिस के अलोंग है, अगर जेड एक्सिस के अलोंग है। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर एंगल के बारे में बात होगी तो क्या आएगा, कोस अल्फ़ा, क्योंकि कोसाइन डी सीज हैं तो सी की वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी, कोस बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, कोस गामा। ठीक है, और अगर मेरे पास वेक्टर्स के टर्म्स में आ जाए, या फिर यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में आ जाए, या फिर रेशियोज़ के टर्म्स में आ जाए, तो मैं रेशियोज़ तो नहीं लिखेंगे, हम अभी वेक्टर्स के टर्म्स में लिखते हैं। तो वेक्टर के टर्म में क्या आएगा, जो वेक्टर होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, अगर ये था रिजल्टेंट और ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, सॉरी, तो इसका अल्फ़ा था उसी के साथ, तो एक्स वेक्टर अपॉन में जितना उसके रिजल्टेंट होगा, यहाँ पे भी सेम आएगा। इसको थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं ताकि एक ही उसमें आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर, वाई एक्सिस है, बीटा है, तो वाई वेक्टर अपॉन में रिजल्टेंट सेम रहेगा, और इसमें आ जाएगा कोस अल्फ़ा है तो जेड एक्सिस के बारे में बात हो रही है, तो क्या आएगा यहाँ पे, जेड वेक्टर अपॉन में मेरे पास आर वेक्टर। आर वेक्टर मैंने अभी सीखा है, अब यहाँ पे मेंशन करा है। आर वेक्टर की वैल्यू, आर की वैल्यू ये आर स्क्वेयर की थी, अंडर रूट आ जाएगा बस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा जेड स्क्वेयर। ठीक है इतना। तो अगर मेरे को इसको अच्छे से लिखना वेक्टर्स के टर्म्स में, तो एक्स स्क्वेयर अंडर रूट में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और वाई वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और सेम वही जेड वेक्टर की क्या वैल्यू होगी, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर का होल अंडर रूट। समझ आ रहा है अभी क्या किया है। इसका मतलब है अगर ये कोस अल्फ़ा है तो एंगल्स के टर्म्स में पूछेंगे तो कोस अल्फ़ा, और अगर वेक्टर्स के टर्म्स में पूछेंगे, अगर सिंपल रिजल्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम उसको इसमें मेंशन कर देंगे, कंप्लीट में इसमें मेंशन कर देंगे और इसमें मेंशन कर देंगे। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक और रिप्रेजेंटेशन आप कहोगे इतनी सारी है, हाँ इनिशियली में है, आपको धीरे धीरे जब क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएगा। तो हम इसको डिनोट करते हैं हम एल से, इसको डिनोट करते हैं हम एम से, और इसको डिनोट करते हैं हम एन से। बस एल क्या होगा, किसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगा, एन, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होगा, एन। ठीक है, समझ आया आप सभी को। तो बस यही मेरे को दिखाना था आपको कि डी सीज कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे डी आर कैसे निकालते हैं। ये आपको हॉरिजॉन्टली करके दिखाया ताकि आप एक ही स्क्रीन पे इसको टिल्ट करके ना देखो, आप इसको स्ट्रेट करके देखो ताकि आपको भी इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो अब है हमारे पास डी सीज हो गया। अब हम समझेंगे डी आर क्या होते हैं। तो डी आर है मेरे पास, डी आर को समझते हैं। डी आर का नाम होता है डायरेक्शन रेशियो। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक वेक्टर दे रखा है, ए एक वेक्टर है, उसकी वैल्यू है ए आई कैप और बी जे कैप, बी वेक्टर सॉरी, और ए बी और सी के कैप। अब नोटिस करना आई जे और के, आई किसके अलोंग होता था, ये अलोंग होता था एक्स एक्सिस के, और जे किसके अलोंग होता था, ये होता था वाई एक्सिस के, और के किसके अलोंग होता था, जेड एक्सिस के। अगर आपको समझाऊं तो अलग इंक से, तो ये है एक्स के वेक्टर कंपोनेंट, ये है वाई का वेक्टर कंपोनेंट, और ये है जेड का वेक्टर कंपोनेंट। समझ आया, कंपोनेंट का मतलब समझना। अब ये कंपोनेंट किन किन से मिलके बना हुआ है, एक तो कैप से और एक उसकी डायरेक्शन से। बस इतना है, इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना। और समझने के लिए जो लिखवाया है वो उसी को ही बस समझो और आपको समझ आ जाएगा। अब मेरे को उनकी रेशियोज़ लिखनी है, तो रेशियोज़ क्या होती है। अब एग्जांपल के लिए एग्जांपल कर लेते हैं, 2 आई कैप
या हाँ पहले इसी को समझ लेते यानी पहले सिंपल समझ लेते हैं, फिर आपको एग्जांपल से समझा देंगे। अब मेरे को इनके रेशियोज निकली हैं, तो इसके डी आर क्या होंगे, इसके डी आर जो भी इसके स्केलर कंपोनेंट होंगे ए और कॉमा बी कॉमा सी। अभी वेक्टर का साइन अभी हम हटा देते हैं क्योंकि आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ए बी और सी एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। ए एक वेक्टर दे रखा है 2 i कैप 3 j कैप और 4 k कैप। अब नोटिस करना ये वेक्टर्स नहीं थे जो मैंने गलती से लगा दिए थे। 2 3 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब स्केलर, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। 2 की डायरेक्शन किसकी होएगी, i वाले की कहाँ पे, x पे, y वाले की j पे, k वाले की z पे। तो सिमिलरली अब जो मेरे को इसके डी आर लिखने हैं बहुत ईजी है। इसके डी आर हो जाएंगे जो भी स्केलर वैल्यूज हैं डायरेक्शन को रिमूव कर देंगे 2 3 और 4, ये आ गया मेरे पास डी सी की वैल्यू। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दे रखा है मेरे पास 5i, बी वेक्टर कुछ भी एक वैल्यू दे रखी है 5i और 2j और माइनस के 7 के। तो मेरे को अब डी आर लिखने हैं, तो डी आर क्या होते हैं 5 जो भी स्केलर कंपोनेंट होएगा और जो y के अलोंग होएगा 2 और जो z के अलोंग होएगा माइनस के 7, बस वो कंपोनेंट्स हटा देने हैं, कैप लगा देना। ये हो गया मेरे पास डी आर, बस इतना ही काम करना था और कुछ नहीं था इसमें। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव है तो लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो डी आर समझ लिए, डी सी समझ लिए। अब हमारा एक अगला टॉपिक है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शंस बड़ा आसान है, प्रोजेक्शंस 1-2-3 मिनट का है, बस आपको थोड़ा एक्सपेंड करके समझाएंगे तो थोड़ा 4-5 मिनट लग सकते हैं। प्रोजेक्शन निकालनी है। प्रोजेक्शंस मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो परछाई, परछाई की बारे में क्या बात कर रहे हो। अब देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा ही हैंड है, अब आपको मेरे हैंड की प्रोजेक्शंस, ये सामने लाइट का सोर्स है, मेरे हैंड की प्रोजेक्शंस यहाँ पे मेरे फेस पे शेडो आ गई, तो जो मेरे फेस पे जो शेडो है उसकी मेरे हैंड की प्रोजेक्शंस मेरे फेस पे पड़ रही है। एग्जांपल के लिए अगर समझाऊं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सन है तो रेड कलर ज़्यादा सही रहेगा समझाने के लिए, ठीक है। अगर ये सन है तो सन की कुछ सन रेज आएंगी अलग अलग डायरेक्शंस में। अगर यहाँ पे कोई एक वॉल है तो वॉल अगर सामने आ गई तो उसकी कुछ शेडो, अगर ये वॉल है तो इसकी कुछ शेडो मेरे पास सरफेस पे पड़ेगी, तो इसकी सपोज शेडो यहाँ पे इस रेंज तक पड़ेगी। तो हुआ क्या, इस वॉल की प्रोजेक्शन इसके ऊपर, अब ये भी एक वॉल की प्रोजेक्शन बन गई है। एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है बट मेरे को साइज का पता चल गया कि वॉल अगर इतनी बड़ी है और लाइट का सोर्स ऐसे आ रहा है तो इसकी जो परछाई या प्रोजेक्शन पड़ेगी वो सरफेस पे ऐसे पड़ेगी, ठीक है। तो यही है इसमें। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ, इसको भी बना देंगे डायग्राम को दोबारा से, बट अभी हम लिखते हैं प्रोजेक्शन 2 तरीके से समझते हैं। ए की प्रोजेक्शन ऑन बी पे, बी वेक्टर पे, और बी वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन ए वेक्टर की। कुछ फॉर्मूलाज हैं, जल्दी से देखना, सुनना और नोट करते रहना साथ साथ, आपको समझ आ जाएगा। ए वेक्टर की प्रोजेक्शंस किसके ऊपर है, बी पे। तो अब डायग्राम बनाना है मेरे को। सबसे पहले तो मेरे को बनाना है ऐसे, ठीक है। ये हो गया एक ए वेक्टर और ये हो गया एक बी वेक्टर। सपोज ए की बी पे एक प्रोजेक्शन निकालनी है तो इसकी प्रोजेक्शंस टेक्निकली इतने सरफेस तक ही आएगी, मतलब यहीं तक ही आएगी, क्योंकि अगर मैं इसको एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँ तो जिसके ऊपर भी अब सरफेस क्या है, ये है, इसके ऊपर प्रोजेक्शन गिर रही है, तो इसका जो आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी ए डॉट बी वेक्टर, दोनों की डॉट प्रोडक्ट अपॉन में आता है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है वो आएगा नीचे, उसका मैग्नीट्यूड। समझ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो दोबारा से अच्छे से मेंशन करते हैं। प्रोजेक्शन लिखनी है मुझे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर की ऑन किस पे, बी वेक्टर पे। तो इसका फॉर्मूला होता है दोनों की डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का आपको अभी टेक्निकली मतलब समझ आएगा जब हम क्रॉस और डॉट में समझेंगे, और जिसके ऊपर वो प्रोजेक्शन हो रही है उसका मैग्नीट्यूड। सेम टेक्निकली यहीं पे भी है। सिमिलरली अगर एक ए वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर दे रखा है, अब नोटिस करना बी की प्रोजेक्शन ए पे है तो ऐसे तो नहीं बनेगा क्योंकि मेरे को जैसे बनाना था। तो बी की प्रोजेक्शन निकालनी है किस पे, ए पे।
तो अगर यहाँ पे कोई एक लाइट का सोर्स है और लाइट ऐसे आ रही है तो इसकी जो परछाई या फिर जो प्रोजेक्शन बनेगी वो समहाउ इतने सरफेस तक बनेगी। इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ आ जाए। तो किस पे बन रही है? ए पे। तो जिस पे बन रही है उसके मैग्नीट्यूड और ऊपर क्या आता है? इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी वेक्टर। ये किसके हुई? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर की किस पे? ए वेक्टर पे। ठीक है, इक्वल टू, ये है हमारे पास एक फॉर्मूला किसका? बी की ए पे, और ये है मेरे पास फर्स्ट वाला फॉर्मूला किसकी? ए की बी वेक्टर पे। सबको समझ आया क्या है? तो दो प्रोजेक्शन थी ए की बी पे, तो जिस पे थी वो नीचे आएगा, और बी इसमें था बी की ए पे, जिसमें इसमें थी तो ए नीचे आएगा। समझ आया आप सभी को अच्छे से? तो बस इसमें हमने यही समझना था। अब हम समझते हैं प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला याद कर लेना, जब क्वेश्चन करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेसिकली इस चैप्टर में स्पेसिफिकली दो तरीके से डील करते हैं। फर्स्ट हम डील करते हैं किससे? स्केलर प्रोडक्ट से, नाम ही है उसका, या फिर डॉट प्रोडक्ट से, और सेकंड है मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको वेक्टर प्रोडक्ट मत बोलना क्योंकि नाम सेम है, बस डॉट प्रोडक्ट है। डॉट को डिनोट करेंगे डॉट से ऑब्वियसली, और क्रॉस को डिनोट करेंगे क्रॉस से। नाम से ही रिजेम्बलेंस है तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलेगा इसमें, बट दिमाग चलेगा इनको आइडेंटिफाई और इनके आइडेंटिटीज या इनका कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। ठीक है, अब डॉट का मतलब है क्या? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, स्केलर और डॉट। अब डॉट तो डिनोट हमने सीख लिया इससे और क्रॉस से। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी आइडेंटिटीज़ कैसे फॉर्म करते हैं। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए, क्योंकि प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है किसी भी दो वेक्टर की प्रोडक्ट होएगी, क्रॉस या फिर डॉट। समझ रहे हो? तो दो वेक्टर का होना ज़रूरी है। तो सपोज कर लेता हूँ मैं, एक वेक्टर है आई, एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये के कैप क्या है आपको अभी पहले से बताया हुआ है। के किसके अलोंग होगा? जेड के। जे किसके अलोंग होगा? वाई के। और एक्स 1 और 1 दे देते हैं क्योंकि बी वेक्टर को हमने अभी सपोज करना, तो इसलिए x2 आई कैप, y2 जे कैप एंड z2 के कैप। ठीक है, अब मेरे को उनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है। सो डॉट प्रोडक्ट करना ईजी है, तो उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर आई की मल्टीप्लाई डॉट करते हैं आई कैप के साथ तो क्या आता है मेरे पास? 1। समझ आ रहा है? और जे के साथ अगर मैं एक डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो हमेशा आंसर आएगा 1। कैसे आएगा, क्यों आएगा, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, चैप्टर में समझेंगे, अभी भी समझ सकते हैं, बट अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अभी एक कॉन्सेप्ट नहीं आपको अभी समझ आएगा। तो के कैप की डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या होता है? 1। लेकिन अब कहोगे आई की सेम के साथ कर रहे हो, क्या मैं अपोजिट के साथ कर सकता हूँ? आई की डॉट प्रोडक्ट जहाँ करी आंसर आ जाएगा 0, और आई की अपोजिट आएगा जे, और आई की किसके साथ? के साथ अपोजिट जहाँ पे भी आएगा 0। ऐसे ही आई की होगी जे से, जे की होगी के से, ऐसे ही जे की के से करेंगे तो भी आएगा 0। कहने का मतलब है क्या कि अगर मैं सेम करता हूँ डॉट प्रोडक्ट तो ऑलवेज आता है 1। अगर मैंने अपोजिट ले ली, आई ले लिया और उसका उल्टा ले लिया, तो मेरे पास अपोजिट में आता है हमेशा 0। अब समझेंगे कि क्या कर रहा था मैं इतनी देर से। अब देखो, अब मेरे को अच्छे से, अब मेरे पास जो फॉर्मूला होता है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, वो होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट में आता है कोस थीटा। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी जो आपको समझनी है, ये वाली। इसको आपको याद कर लो, समझ लो, रट लो, जो मर्जी करो, बट ये आपको एट द एंड याद होनी चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है। समझ आया आपको? तो ये तो मस्ट है कि इसको तो मेरे को चाहिए, इसलिए मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए इसको समझना। ठीक है, अब हम करेंगे इसी में ही, डार्क होगी तो अब मेरे को समझ आ गया ये है। और जो ये कोस थीटा एंगल होता है ना, अब आपको समझ आएगा धीरे धीरे कि ये 0 क्यों हो रही थी। फॉर एग्जांपल, जो ये थीटा एंगल होता है ना, थीटा एंगल होता है ए और बी का। क्या कह रहा हूँ मैं, अब समझाता हूँ। ये है ए वेक्टर सपोज, ये है बी वेक्टर सपोज,
और ये कोई एक स्पेसिफिक एंगल पे इंक्लाइंड है, ये है हमारे पास थीटा। तो जो ये थीटा एंगल होगा ना, सपोज थीटा मेरे पास दे दिया 45 डिग्री, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा और वो ए और बी के बीच में ही होना चाहिए। तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, मतलब कि यहाँ पे मैं 1/√2 पुट कर लूँगा। ठीक है, अब नोटिस करना कोस 45 1/√2 होता है भाई, ये आपको पता होनी चाहिए। और अगर यही सेम सिनेरियो 45 का समझ आ गया, अगर यही एक केस है, मेरे पास दे रखा है 90 डिग्री, एक केस दे रखा है मेरे पास, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। अब यही एक दूसरा केस दे रखा है बी भी, अब मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि आपको, अगर ए वेक्टर भी इसके ऊपर अलाइन है और बी वेक्टर भी, दोनों के दोनों, सपोज ये ए वेक्टर ऐसे था और ये बी वेक्टर था, तो ये ए है और ये जो वर्टिकली है, सॉरी ये वर्टिकली वाला ए है और ये वाला बी है, तो दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं। अब इसमें देखो आप वीडियो में, तो अगर ये पूरा 90 डिग्री पे था और अगर इस वेक्टर का मैं एंगल कम 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 करता जाऊं और कम करते ही इस वेक्टर का एंगल कितना हो गया, दोनों का 0 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा बनेगा 0 डिग्री, क्योंकि एंगल एक दूसरे के ऊपर अलाइन हो गया, इसलिए डार्क दिखाया समझाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे थीटा मेरे पास दिखने से ही पता चल रहा है कितना है, 90 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या बनेगा अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ए डॉट बी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ 90, इसमें भी जो दूसरे वाला है वही ए डॉट बी वेक्टर और उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ 0 डिग्री। अगर आपको अच्छे से समझ आएगा ना, कोस 0 कितना होता है मेरे पास 1 और कोस 90 कितना होता है मेरे पास 0। तो हुआ क्या, कोस 90 कितना हो गया 0, तो 0 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी कितना आ जाएगा 0, तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट कितनी आई है 0। और इसमें क्या है, दोनों क्या थे 0 डिग्री पे थे, तो इसमें दोनों की डॉट प्रोडक्ट कितनी आई है, ए डॉट बी की डॉट प्रोडक्ट, इसको 1 आगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल बच जाएगा ए डॉट बी और बी वेक्टर, और ये था 1, कोस 0 होता है 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बस यही एज इट इज आ जाएगा। तो नोटिस करना, जब 90 डिग्री था, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों 90 डिग्री पे थे, तब मेरा आंसर कितना आ गया 0, और जब दोनों का एंगल 0 डिग्री हो गया तब मेरे पास कोई दोनों के मल्टीप्लिकेशंस की ये वाली वैल्यू आ रही है। तो यहीं से ही कंक्लूजन निकलता है, जब भी दो अपोजिट होंगे, मतलब दूर दूर होंगे या एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, क्योंकि अगर ये इसी के ऊपर आके 0 डिग्री गिर जाता है तो वो वही सेम बन गया ना, तो अगर सेम बन गया तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो यहीं से ही था, अगर वो सेम बन गया तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, और अगर वो 90 डिग्री पे है, अपोजिट है एक दूसरे के, अपोजिट मतलब इसकी कुछ एक है इसकी कुछ एक है, डिफरेंट है क्योंकि ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, ऐसे डिफरेंट है, अगर इस पे आ जाता है तो ये भी एक्स एक्सिस बन गई ना, सेम है तो कितना दिखा रहा है मैंने 1। और अगर अपोजिट के बारे में बात हो रही है, ये है एक्स ये है वाई, अपोजिट है, तो अपोजिट में कितना आया मेरे पास, अभी सीखा है मैंने 0। ये था इसका रीज़न, इसको ऐसा याद रखो, सेम है दोनों एक्सिस सेम के बारे में आएगा तो आंसर वो कितना आएगा 1। ठीक है, एंगल बेशक 0 हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर अपोजिट के बारे में बात हो रही है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आएगी, डिफरेंट है अपोजिट है तो कितनी आएगी 0। बस इतना है इसमें, और कुछ नहीं समझ में। ठीक है, ये अभी समझा हमने इसकी डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। अब हम समझेंगे इसी की ही क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट होती क्या है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। क्रॉस में जाहिर सी बात है इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी क्रॉस से। अब इसमें हम दो वेक्टर को कंसिडर कर लेते हैं, एक ए वेक्टर है एक्स आई कैप, सॉरी x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप। आई जे के लगाना इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, मस्ट है। x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप और z2 के कैप, दो वेक्टर्स दे रखे हैं और दोनों की क्या निकालनी है, क्रॉस। तो इसमें भी हम थोड़ा सा समझते हैं, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं फिर उसका आइडेंटिटी बना लेंगे। ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है वही सेम जो ऊपर था, बस डिफरेंस किसका आएगा,
अगर यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। और जो थीटा एंगल होता है, थीटा एंगल किसके बिटवीन होता है, ए एंड बी के। कहने का मतलब है ये अगर ये ए है और ये बी वेक्टर है तो इनके बीच में जो भी एंगल होएगा वो होएगा थीटा, और उसको हम कंसीडर करेंगे साइन थीटा। समझ आया? ठीक है। अब देखो ए और बी का फॉर्मूला समझ आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट है, बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वही स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। क्या? अगर एक मेरे पास क्या दे रखा है 90 डिग्री, और एक मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और सिमिलरली अब मैं इसको अगर अच्छे से दिखाऊं, एक ये लाइन है, ठीक है, और उसी के ऊपर ही एक और लाइन है, मतलब समहाउ वही है, दोनों के बीच में जीरो का है। ये है ए वेक्टर और ऊपर होगा बी, ऐसे मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे थीटा कितना है 0 डिग्री, और यहाँ पे थीटा डायरेक्ट दिख रहा है 90 डिग्री। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट में अगर मैं केस बनाने की कोशिश करूँ तो अगर थीटा 90 डिग्री हो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। बस थीटा की जगह पुट करना है साइन ऑफ 90 डिग्री, और अगर थीटा 0 डिग्री हो तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होती हैं, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ, अच्छे से मेंशन कर देता हूँ ताकि स्पेस थोड़ा कम है बट एडजस्ट हो जाएगा, बी वेक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन 0 डिग्री। अब नोटिस करना साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अगर आपको वो 10th के आप क्लास में पढ़ा होगा वो चार्ट याद है, साइन 0 0 और कोस 0 होता है 1। तो ये सारे 0 30 45 90 ये सारे डायग्राम्स थे। नहीं याद है तो सुन लो, अभी याद कर लो, टाइम है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ से जो क्रॉस प्रोडक्ट आई ये पूरी की वैल्यू कितनी आ गई 0, और 0 को इससे कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को किसी भी समथिंग से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है मेरे पास 0। और इस केस में साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम पुट करेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू 1। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज़ रहेगा, नो चेंज, और यहाँ पे आ जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर। समझ आया अभी आपको क्या करना है मैंने यहाँ पे? ये अगर साइन 90 की वैल्यू पुट करी है और इधर साइन 0 की वैल्यू पुट करी है, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक रिजल्ट बना जो पिछले क्वेश्चंस में, पिछले टॉपिक्स में भी मैंने आपको समझाया था। वो रिजल्ट क्या था अभी समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, और इसको भी अच्छे से मेंशन कर लेते हैं क्योंकि ज़रूरत होगी इसकी। अब देखो जब थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब है क्या? फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है और ये बी वेक्टर मतलब वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर है कोई भी। अगर थीटा 0 हो जाता है इस केस में तो ये दोनों के दोनों सेम बन गए। तो सेम पे अब वैल्यू कितनी दे रहा है वो 0 डिग्री, और 90 का केस क्या करते हैं, अब लिख देते हैं उसे। ये है मेरे पास सेम 90 है, ये है वर्टिकल वाला वाई एक्सिस वाला या ए वेक्टर, और ये है हॉरिजॉन्टल बी वेक्टर। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का, अगर आपको समझ आ रहा है 90 है तो मतलब कि ये वर्टिकल है, अलग अलग है दोनों। तो अगर दोनों अलग अलग हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू दे रहे हैं। तो यहीं से ही क्या कंक्लूजन निकलता है, सेम में आ रही है 0 और अपोजिट में आ रही है कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू। तो यहीं से ही क्या लॉजिक निकलता है, अगर मैं आई क्रॉस आई करता हूँ वो आएगा 0, जे क्रॉस जे करता हूँ वो भी आएगा 0, के क्रॉस के करता हूँ, कैप लगा देना सभी की, के क्रॉस के करता हूँ 0। और रीज़न समझ आया क्यों? आई के साथ एंगल, अगर ये आई है तो दूसरा भी आई होना चाहिए, तो वो भी सेम एक्सिस पे होना चाहिए। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है 0 डिग्री का, और मैंने अभी यहाँ से निकाला है 0 डिग्री एंगल है, तो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट भी कितनी आएगी 0। तो सेम का, ऐसे समझ लो इसको, सेम के साथ अगर मैं क्या करता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो आंसर देता है मेरे को 0। और इसमें डिफरेंट है, इसके अपोजिट वाला में डिफरेंट है। इसमें एक साइकिल याद करनी पड़ेगी, ए का, इसमें ऐसे साइकिल होती है आई जे एंड के। इसको अच्छे समझाएंगे, फर्स्ट टाइम है आई जे से के और के से आई। कहने का मतलब है अगर एक साइकिल चल रही है इसमें,
आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद आई, ऐसे एक साइकिल चलेगी। साइकिल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। साइकिल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए तो मतलब कहने का मतलब अभी समझते हैं। आई ग्रीन से कर लेते हैं ताकि सेम रिजेम्बलेंस दिखे। आई कैप, आई की क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप के साथ, कैप कैप लगा लेना, अगर कहीं पे नहीं रह जाती है तो आप इंटेंशनली समझ जाया करो, ठीक है। अब आई की जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आंसर देगा मेरे को वो के, ठीक है। क्या हुआ अभी समझाते हैं। अब जे की के साथ साइकिल चल रही है, जे की के साथ आंसर क्या देगा मेरे पास, आई कैप। क्या बात हुई अभी समझाते हैं दोबारा से। और के की आई के साथ साइकिल चल रही है, के क्रॉस आई के साथ कितनी होगी मेरे पास साइकिल, अगले कितनी आनी चाहिए, जे कैप। समझ आ रहा है। एक साइकिल अगर बन रही है तो मैं करूँगा। अगर उल्टा पूछ ले, अगर साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, मेरे को पूछ ले आई की के साथ, अब देखना ये है आई, उसके बाद एकदम से इमीडिएट जे आ रहा है, बट के लिए साइकिल डिस्टर्ब होगी। बट मेरे को पता है आई की के साथ करूँगा आंसर तो जे आएगा क्योंकि वो रिमेनिंग है। बट जहाँ साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए नेगेटिव का साइन। समझ आ रहा है। अब जैसे अगर मेरे को लिखना है जे की आई के साथ, तो मेरे को के पे साइकिल डिस्टर्ब होगी, जे की आई के साथ मेरे को ये तो पता आई जे के तो आएगा ही, बट साइकिल डिस्टर्ब हुई तो उसके लगा देंगे हम के। तो ऐसे जितने भी हैं, अगर इफ़ साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है या फिर साइकिल एग्जैक्टली नहीं वर्क करती तो हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव का साइन। और अगर साइकिल सेम है, साइकिल मतलब समझ रहे हो एक सर्कल कंप्लीट बन रहा है, तो हम नेक्स्ट वैल्यू लिख देंगे। मतलब इसमें बस समझने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं मार्क कर देता हूँ, जो जो आपको अच्छे से याद करना है। एक तो ये वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़, ये आपको अच्छे से याद समझ आनी चाहिए कि कहाँ से आई है। और एक ये वाला चार्ट, और जो ये आइडेंटिटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये समझ आना चाहिए थीटा 90 पे है नहीं है। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है साइन वाले केस की, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट में तो हमने सीख लिया था। और ऊपर क्या था, हाँ ऊपर ये वाली आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने इंट्रोडक्शन साथ साथ करी है चैप्टर के। और क्रॉस और स्केलर प्रोडक्ट्स, और यही था इसमें। प्रोजेक्शंस में हमने इतना नहीं समझा था, ठीक है। बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया, उसे ख़त्म करते हैं। अब सपोज़ मेरे को सीख लिया मैंने सब कुछ कि ए क्रॉस बी कैसे निकलता है। अब मेरे को एक्चुअली में ए क्रॉस बी निकालना है। तो मैंने ऊपर सपोज करा था क्या, ए वेक्टर था मेरे पास एक्स आई वाई जे जेड के 1 y1 z1, और बी था मेरे पास x2 आई कैप y2 जे कैप z2 के कैप। कैप कैप सभी के ऊपर चलेगा जो आई जे के हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये है, तो इनको अगर मेरे को सोल्व करना है ए क्रॉस बी, तो वो कैलकुलेट कैसे होगी, एक तरीका है, आपने फोर्थ डिटर्मिनेंट में भी सीखा होगा। हम ऊपर लिखेंगे अलग से ऊपर आई जे के, और हम यहाँ पे मेंशन करते हैं आई के अलोंग कौन सा है, ए में पहले ए है फिर आएगा बी, तो यहाँ लिखेंगे ए के कंपोनेंट और यहाँ लिखेंगे सारे बी के कंपोनेंट। कैसे, पहला आई के अलोंग कितना है x1, वाई जे के अलोंग कितना आएगा y1, और के अलोंग आएगा मेरे पास z1। सिमिलरली वही बी के कंपोनेंट्स x2 y2 एंड z2, ये है मेरे पास एक्चुअली में। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आई का कंपोनेंट लेना है तो आई वाले जितने भी है उस सबको क्या कर देंगे, हाइड। तो कैसे लिखेंगे आई, बट इनको हाइड कर दिए तो क्या रह गया, ये मल्टीप्लाई ये, तो y1 मल्टीप्लाई z2 माइनस y2 z1, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस माइनस के साथ। फिर माइनस का जे ऑटोमेटिकली अगर आपके याद हो तो अच्छा है, नहीं है तो करना पड़ेगा। अच्छे से मेंशन करते हैं इसको दोबारा से। अगर आई लिख रहा हूँ मैं, आई को हाइड करा है तो ये दोनों की दोनों हाइड होगी, तो मेरे पास रह गया यहाँ पे y1 का z2 से मल्टीप्लाई माइनस y2 का z1 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस के जे अल्टरनेट साइन चलते हैं। अब देखो, अब मेरे पास है क्या, अब मेरे को जे के बारे में निकालना है, तो जे की जितनी भी रो और कॉलम होगी उनको हाइड कर देंगे, और जो रह जाएगा मेरे पास x की इसके साथ x1 z2, ये z2 है, और इन दोनों की इन दोनों के साथ माइनस x2 z1 प्लस लास्ट में क्या रह गया k।
अब इनको भी हाइड कर देंगे हम। वही हाइड का कॉन्सेप्ट क्या है, के के अलोंग जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसकी रो और उसकी कॉलम को क्या कर देंगे, हाइड। और इसकी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, सॉरी अब देखो क्या रिमेनिंग रहेगा मेरे पास, ये इसकी मल्टीप्लाई y1 के साथ और इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ। सो के जो कंपोनेंट्स आ गया, अगर मैं अलग से लिखूँ के प्लस का, और यहाँ पे आ जाएगा x1 की y2 के साथ और y1 की x2 के साथ, y1 x2। ये है मेरे पास एक्सपेंशन फॉर्म, अगर आपके याद हो, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के कैलकुलेट कैसे होगा मैथमेटिकली। ठीक है, इजी था। इंट्रोडक्शंस थोड़ी लेंथी है, बोरिंग भी लग सकती है, बट अगर आपने इतना आइडेंटिफाई कर लिया, आपको समझ आएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट, एक क्वेश्चन मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा, इतनी टेंशन नहीं लेनी है, ईजी है, बस साथ साथ करते रहना और आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।